नमस्कार मित्रों, ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पिछली कक्षाओं में हमने बीएससी पार्ट द्वितीय वर्ष के गणितीय भौतिकी पेपर से संबंधित टॉपिक किए थे, जिसमें हमारा जो प्रवणता है वो पूरा हो गया और डाइवर्जेंस भी पूरा हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्जेंस ए व डेल डॉट ए में संबंध। ठीक है। वैसे प्रथम वर्ष के अनुसार हमें पता है कि जो डाइवर्जेंस ए होता है वो डेल डॉट ए के क्या होता है, बराबर होता है। तो प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस ए बराबर डेल डॉट ए। ठीक है, तो आप माने कि हम सिद्ध करने वाले हैं कि डाइवर्जेंस ए डेल डॉट ए के बराबर होता है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप एकदम ध्यान से, आज पूरा डेरिवेशनल पोर्शन यहाँ होने वाला है। टोटल डेरिवेशन आज हम यहाँ पे इसको डिराइव करने के अंदर हमारा ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले बहुत ध्यान से, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हमारे जो वक्र रेखी निर्देश तंत्र में, किसमें, वक्र रेखी निर्देश तंत्र में, वक्र रेखी निर्देश तंत्र में जो डेल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, E1 अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1, E2 अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3, यही होती है। यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दूँ, 1। अब यदि मैं इसके ऊपर कोई फलन जो है ऑपरेट करता हूँ, मान लिया मैंने क्या ऑपरेट किया, फाई, तो ये एक बार हम ऐसा कर लेते हैं। अब हम इसको बहुत लंबा पढ़ने वाले हैं और अच्छे से, जितना हम लंबा पढ़ेंगे हमारे लिए उतना ही बेटर होगा। तो हमने क्या किया, हमने एक फलन फाई इसके ऊपर ऑपरेट कर दिया। अब ये फाई जो है बराबर तीनों में बढ़ जाएगा। किस तरीके से, E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद में आगे हम जानते हैं कि क्या, हम अब तक आपने जितना पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र में कौन, U1, U2, U3 परस्पर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं और स्वतंत्र होते हैं। तो हम डेल U1 अपॉन डेल U2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 0, और डेल U1 अपॉन डेल U3 भी क्या लिख सकते हैं, 0। वैसे ही यदि हम कहें कि डेल U2 अपॉन डेल U1 क्या लिख सकते हैं, 0, डेल U2 अपॉन डेल U3 क्या लिख सकते हैं, 0, डेल U3 अपॉन डेल U1 0, और डेल U3 अपॉन डेल U2 भी 0। ओके, तो हम इस तरीके से ये लिख सकते हैं। आपने ये देखा।
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि U1, U2 और U3 जो तीनों हैं वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। इसका मतलब एक तरीके से हम यदि कहें कि U1 कांस्टेंट राशि हो गई और यदि इसका अवकलन किसी नियत राशि का अवकलन किया जाए तो नियत राशि का अवकलन क्या आएगा? शून्य आएगा। इसी चीज़ को हम क्या करेंगे? अब यहाँ से अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने वापस उठा लिया समीकरण 2 से। समीकरण 2 से यदि देखिए आप यहाँ पे ये डेल फाई की जो वैल्यू है, यदि मैं यहाँ पे U1 ले लूँ फाई की जगह, क्या ले लूँ? U1, तो क्या आ जाएगा? E1 अपॉन H1। जैसे यहाँ फाई ऑपरेट हुआ है वैसे ही यहाँ पे सब जगह U1 ऑपरेट हो जाएगा। मतलब डेल U1 अपॉन डेल U1 प्लस E2 अपॉन H2 डेल U1 अपॉन डेल U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल U1 अपॉन डेल U3। यदि मैं यहाँ पे U2 लेता हूँ तो यहाँ पे तीनों जगह U2 ऑपरेट हो जाएगा, U3 लेता हूँ तो U3 ऑपरेट हो जाएगा। मतलब यहाँ जो भी हम फंक्शन लेंगे वो तीनों के ऊपर ऑपरेट होना है। ठीक है, अब आपको पता है कि डेल U1 अपॉन डेल U2 की वैल्यू भी क्या है? 0 है। डेल U1 अपॉन डेल U3 की वैल्यू भी क्या है? 0 है। तो हमारे पास क्या बच गया बताइए? हमारे पास बच गया डेल U1 इज इक्वस टू E1 कैप अपॉन H1। सिर्फ इतना बचा, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। और यहाँ से मैं कहूँ दैट एम्प्लाइज कि मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? E1 की। तो E1 कैप बराबर क्या आ गया? H1 डेल U1 आ गया। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया? 3A। ओके, इसी प्रकार डेल U2, जब यहाँ हम U2 ऑपरेट करेंगे तो सब जगह U2 जाना है। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका मान 1 बच जाएगा और क्या आ जाएगा? E2 अपॉन H2 दैट एम्प्लाइज E2 इज इक्वल्स टू H2 डेल U2 थर्ड B एंड डेल U3 इज इक्वल्स टू E3 अपॉन H3 दैट एम्प्लाइज E3 कैप इज इक्वल्स टू H3 डेल U3 थर्ड C। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? डेल U1 डेल U2 डेल U3 का मान ज्ञात कर लिया। अब हम आगे क्या कर रहे हैं? आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने कहा कि जैसे I कैप, J कैप और K कैप है, उसी तरीके से E1 कैप, E2 कैप व E3 कैप परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ओके, परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। मतलब मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि E1 कैप इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ? E2 क्रॉस E3। E2 कैप क्या लिख सकता हूँ? E3 क्रॉस E1 और E3 कैप क्या लिख सकता हूँ? E1 क्रॉस E2। कैसे? जैसे कि I कैप क्रॉस J कैप इज इक्वल्स टू K कैप, J K I और K I J। यदि मैं इनका क्रम उल्टा कर दूं तो माइनस के चिन्ह के साथ में हमें प्राप्त होंगी। ठीक है, अब इस चीज़ को मुझे क्या करना है? यहाँ पे काम में लेना है। कैसे? समीकरण 3 से मैंने पद ले लिया मित्रों, मैंने पद लिया E1 का। तो E1 कैप इज इक्वस टू E1 कैप इज इक्वस टू, अब यहाँ पे मैं E1 की वैल्यू याद करना चाह रहा हूँ। ये तो वैल्यू है यहाँ 3 से, लेकिन E1 कैप इज इक्वस टू क्या होता है? E2 क्रॉस E3। और E2 और E3 की वैल्यू क्या है? E2 की वैल्यू ये रही और E3 की वैल्यू ये रही। तो मैंने दोनों को ले लिया। क्या आ जाएगा? H2 H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3। समझ में आया? समीकरण नंबर क्या दे दिया? 4A। ध्यान दीजिए वापस से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? E1 कैप इज इक्वल्स टू क्या है? E2 क्रॉस E3 और E2 और E3 की वैल्यू क्या है? ये रही और मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। समीकरण नंबर 4A हो गया। इसी तरीके से E2 कैप इज इक्वल्स टू क्या होगा बताएं? याद करने का तरीका, E1 जब आया तो H2 H3 पे गई, E2 आया तो
H3 पर चले जाएंगे और H1 पर चले जाएंगे, क्या होगा डेल U3 क्रॉस डेल U1, 4B ले लिया। ओके, और E3 कैप यदि हमको कैलकुलेट करना है तो 3 है तो H1 और H2, ठीक है। तो डेल U1 क्रॉस डेल U2 4C। समझ आ गया आपको यहाँ तक? 4A 4B और 4C हमने इसको नाम दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में सदिश A को घटकों के रूप में लिखने पर, ओके। तो देखते हैं, हमने A को लिख दिया E1 A1 प्लस E2 A2 प्लस E3 A3, ध्यान दीजिए, सही है। और यदि मैंने यहाँ पे डेल से अदिश गुणा इसको करवा दिया तो डेल डॉट E1 A1 प्लस डेल डॉट E2 A2 प्लस डेल डॉट E3 A3, ठीक है। इसको समीकरण नंबर मैंने क्या दे दिया 5, ओके। यहाँ तक आपको समझ आया है? अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले समीकरण 5 के, कौन से समीकरण के 5 के, क्या समीकरण 5 के, समीकरण 5 के प्रथम पद को समीकरण 4 की सहायता से क्या करने पर, हल करने पर, ठीक है। पहला पद ले ले हम लोग, क्या है पहला पद, डेल डॉट E1 और A1, यही है। अब डेल डॉट E1 A1 को यदि हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल की जगह डेल है, डॉट की जगह डॉट है। E1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, A1 की जगह A1 है, तो E1 की वैल्यू है H2 H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3, ठीक है। इसको हमने समीकरण नंबर क्या दे दें हम लोग, इसको हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 6, ठीक है मित्रों। समीकरण 6 तक हम लोग पहुंच गए हैं। मैं एक बार इसको वापस से रफ करने वाला हूं, तो आप एक बार वापस से इसको गौर से एक बार रुक करके 2 मिनट का ब्रेक लेके हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में मैं दोबारा आगे जाऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, डाइवर्जेंस ए और डेल डॉट ए में संबंध आज हम लोग कर रहे हैं। तो डाइवर्जेंस ए इज इक्वल्स टू होता है डेल डॉट ए, ये हमें पता है, लेकिन हमें इसको क्या करना है, हमें इसको प्रूव करके आपको बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं वक्ररेखी निर्देश तंत्र में, जैसे कि कार्तीय निर्देश तंत्र में होता है, उसी प्रकार वक्ररेखी निर्देश तंत्र में भी डेल संकारक का मान क्या होता है, E1 अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1, E2 अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2, E3 अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3। समीकरण नंबर हमने क्या ले लिया 1। यदि फाई से इसको ऑपरेट किया तो यहाँ फाई आ गया, और ये फाई जो है इन तीनों में बराबर बट गया, समीकरण 2 तक आ गए। फिर हम जानते हैं कि लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में U1 U2 U3 परस्पर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, एज ए कांस्टेंट फंक्शन की जैसे ये बिहेव करेगा, ठीक है। तो डेल U1 अपॉन डेल U2 0, डेल U1 अपॉन डेल U3 0, डेल U2 अपॉन डेल U1 0, डेल U2 अपॉन डेल U3 0, मतलब जो जिस पे डिपेंड नहीं करता है उसकी वैल्यू तो 1 आनी है और सबकी क्या आनी है 0। हाँ, तो समीकरण 2 में हम लोग वापस गए और हमने यहाँ से क्या किया, बहुत सिंपल है, डेल U1 इज इक्वल्स टू, मतलब कि जिस तरीके से यहाँ फाई ऑपरेट कर रखा है उसी तरीके से यहाँ पे आप क्या ऑपरेट कर रहे हैं U1 इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या क्या चेंज हो जाएंगे, यहाँ U1 आ जाएगा, यहाँ U1 आ जाएगा, यहाँ U1 आ जाएगा, जैसा ये रहा। अब U1 अपॉन U2 भी 0 है, U1 अपॉन U3 भी 0 है, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड
नहीं करते, डिपेंड नहीं करते हैं, तो ये जीरो बचा क्या, इसकी वैल्यू 1, तो डेल U1 इज इक्वल टू E1 अपॉन H1, दैट एम्प्लाइज E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो H1 क्रॉस H1 डेल U1, ऐसे ही E2 यहाँ से और ऐसे ही E3। U2 कैसे निकलेगा, यहाँ पे जैसे मैं डेल U2 ऑपरेट करूंगा तो यहाँ U2 यहाँ U2 यहाँ U2 आएगा, फिर ये जीरो इसकी वैल्यू 1 बच गया, ये बचने के बाद में, और इसी तरीके से थर्ड ए थर्ड बी और थर्ड सी इक्वेशन बनी। उसके बाद में हमको पता है कि चाहे आई कैप हो, चाहे जे कैप हो, चाहे के कैप हो, एक दूसरे पर क्या है, ये परस्पर लंबवत होते हैं। लंबवत होते हैं तो आपको पता है आई क्रॉस जे बराबर के, ओके। और नेक्स्ट आप उसको क्रमवत आगे बढ़ाते रहे तो थर्ड आता रहता है, यदि उसका क्रम चेंज कर दे तो माइनस के साथ में प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ है वही बात है, जैसा आई बिहेव कर रहा है यहाँ पे E1 बिहेव कर रहा है, वहाँ जहाँ जे बिहेव करता था वो E2 कर रहा है, वहाँ जो के कैप बिहेव करता था उसी चीज़ को E3 शो कर रहा है, ओके। तो जिस तरीके से हमने इसको लिखा आप लोगों को समझ में आ गया। E2 क्रॉस E3 यदि सदिश गुणा है तो E1 की प्राप्ति होगी, E3 E1 है तो E2 की प्राप्ति होगी, E1 E2 है तो E3 की प्राप्ति होगी, और यदि इनका क्रम चेंज हो गया मित्रों तो माइनस के साथ में आपको प्राप्ति होगी, ठीक है। हम ध्यान देते हैं। अब समीकरण 3 हमारे पास में ये रहे, 3 पोर्शन में है। E1 की वैल्यू क्या है, H2S3 डेल U2 डेल, कैसे E1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, E2 क्रॉस E3, और E2 और E3 की वैल्यू यहाँ से उठा के लिख दी, वैसे ही E2 के लिए लिख दिया, वैसे ही E3 के लिए लिख दिया। अब हमने इस A को जो है सदिश A को घटकों में बांट लिया, जैसे कि हम बांटते थे आई कैप AX, जे कैप AY, के कैप AZ, वैसा ही करते हुए बांट लिया। फिर हमने यहाँ पे डेल से डॉट प्रोडक्ट करवा दिया, डॉट प्रोडक्ट करने पर तीनों अलग अलग खुल गए। तीनों खुलने के बाद में हम इस समीकरण 5 के फर्स्ट स्टेप को लिए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे डेल डॉट है, अंदर क्या है, E1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, H2S3 डेल U2 क्रॉस डेल U3, इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 6 आ गई। अब हम आगे चल रहे हैं। तो आपने यहाँ तक इसको सॉल्व किया होगा। अब हम आगे का काम जारी रखेंगे, बड़ा ध्यान से आप लोग देखें। हमने क्या किया, हमने अंतिम पद समीकरण का जो 5 का जो पहला स्टेप है इसको यूज करते हुए हमने वैल्यू लिख ली, क्या, ध्यान दीजिए, डेल डॉट E1 A1 इज इक्वस टू, क्या लिखी थी बताया आप मुझे, डेल डॉट E1 A1 इज इक्वस टू डेल डॉट A1 H2 H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3, यही लिखी थी, ठीक है। तो समीकरण नंबर आपने इसको क्या दिया था, 6, ओके। ध्यान दीजिए, अब हम एक सर्व समीका लेंगे, इनइक्वलिटी लेंगे, क्या, सदिश सर्व समीका से, क्या कहती है सदिश सर्व समीका, सदिश सर्व समीका है डेल डॉट फाई बी इज इक्वस टू, डेल डॉट फाई बी इज इक्वस टू डेल फाई डॉट बी, डेल फाई डॉट बी प्लस फाई डेल डॉट बी। इक्वेशन नंबर हमने इसको कुछ नहीं देना है अभी। अब हम क्या कर रहे हैं, फाई की जो वैल्यू है वो ले रहे हैं, क्या, A1 H2 H3 मान ली, और B की जो वैल्यू है वो क्या है, डेल U2 क्रॉस डेल U3 हमने मान ली, ठीक है। हम आगे कर रहे हैं, ये A और B की जब वैल्यू हमने ली तो हम इसको बना लेंगे, कैसे बनाएंगे आप बताएं मुझे। आपको क्या करना है, यहाँ इसको कोई भी सेटल नहीं करना है, इस पद को इधर ऐसा का ऐसा ही रखना है, क्या, E1 A1 रह गया, अच्छा, डेल डॉट E1 A1 रह गया। अब क्या करूं मैं, यहाँ पे A की वैल्यू जो है वो क्या है, A1 H2 और H3 डॉट B की वैल्यू क्या है बताया मुझे, डेल U2 क्रॉस डेल U3, सही है। आगे बताए, ये पद यहाँ तक का कंप्लीट हो गया, प्लस फाई की जगह वापस से
A1H2H3 और अंदर डेल की जगह डेल डॉट, यहाँ पे क्या लेना है, डेल U2 क्रॉस डेल U3। ओके, यहाँ पर यही लेना है हमारे पास में। इस तरीके से ये पद बन गया और समीकरण नंबर हमने इसको दे दिया 7, इक्वेशन नंबर 7। अब एक और इक्वलिटी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो पुनः सदिश सर्व समीका से, सदिश सर्व समीका पुनः हमने ले ली। क्या हमारे पास यहाँ क्या है, डेल डॉट C क्रॉस D, कहाँ है, ये रहा, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहती है, डेल डॉट C क्रॉस D क्या कहती है, बड़े ध्यान से आप लोग देखें, D डॉट डेल क्रॉस C, सही, माइनस C डॉट डेल क्रॉस D। ओके, C की वैल्यू कितनी ले ली, डेल U2, D की वैल्यू कितनी ले ली, डेल U3। ठीक है, अब C और D की जब वैल्यू हमने ले ली, तो अब हम क्या करेंगे, आगे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। कहाँ, ध्यान दीजिए, डेल डॉट C की जगह डेल U2, D की जगह डेल U3। अब D की जगह क्या पुट करेंगे, डेल U3 डॉट डेल क्रॉस C की जगह डेल U2 माइनस C की जगह डेल U2 अंदर क्रॉस डेल U3। चूँकि हमें पता है क्या, डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। प्रथम वर्ष में हमने कई बार इसको सॉल्व किया है। तो डेल क्रॉस डेल फाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जैसा फाई है तो यहाँ U2 है, यहाँ U3 है, तो ये है तो उसी फॉर्म में, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो कंप्लीट मान क्या आ गया, डेल डॉट डेल U2 क्रॉस डेल U3 की जो वैल्यू आनी है वो क्या आ गई, 0। ठीक है, अब समीकरण 7 में ये मान रख दे, क्या, ऐसा करते हैं, हम इसको रफ कर देते हैं, वापस देखिए, समीकरण 7 में रख लेता हूँ और इसकी वैल्यू को यहाँ से पूरा साफ कर देता हूँ। हाँ, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 7। इधर क्या था, समीकरण 7 में, मैं इसको भी रफ करूंगा थोड़ी देर में। समीकरण 7 में रखने पर, इसका मान रखने पर, ठीक है मित्रों, तो मान रखने पर समीकरण 7 में जब इसको मैं लेके जाऊंगा तो वहां पे मेरे को 0 पुट करना होगा। तो क्या हो गया, डेल डॉट E1 A1 इज इक्वल्स टू डेल A1 H2 H3 डॉट ये इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, 0। तो वहां भी क्या पुट कर दिया, 0। ओके, तो हमारे पास सिर्फ ये बच गया। अब समीकरण 4 से, कौन से समीकरण से, समीकरण 4 से। समीकरण 4 क्या था, ध्यान दीजिए वापस से। समीकरण 4 की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से थी आपके पास में। E1 की जो वैल्यू है वो क्या थी, E1 इज इक्वल्स टू H2H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3। मैं याद करवा देता हूँ आपको, वैसे आप अपनी नोटबुक में देख सकते हैं। H3 H1 आएगा, U1 आएगा, U3 आएगा और U1 आएगा। ओके, और E3 की जो वैल्यू है वो क्या है, H1 H2 डेल U1 आएगा और U2 आएगा, यही आएगा। अब समीकरण 4 से जो है डेल U2 क्रॉस डेल U3 की वैल्यू निकाल करके हम इसमें रखेंगे। तो समीकरण 4 से डेल U2 क्रॉस डेल U3 का मान रखने पर क्या आएगा, डेल U2 क्रॉस डेल U3 की वैल्यू क्या आएगी,
E1 अपॉन H2 और H3। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दूँ मैं, ध्यान दीजिए। वैल्यू पुट कर दे तो क्या आएगा, डेल डॉट E1 A1 इज इक्वल्स टू डेल A1 H2 H3 और इसकी जगह E1 अपॉन H2 और H3, यही आ रहा है। ठीक है, तो समीकरण नंबर हमने इसको क्या दे दिया, 8। अब पुनः प्रवणता की परिभाषा से, प्रवणता की परिभाषा क्या है हम पढ़ के आए, बार बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, आप ध्यान से इसको करें। E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डेल किसकी वैल्यू चाहिए, A1 H2 और H3 की। सीधी बात है, यहाँ फाई है तो यहाँ पे भी आप ये पुट कर सकते हैं, क्या E1 अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1, फाई की जगह क्या ले लूँ, A1 H2 और H3, फिर E2 अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2 A1 H2 और H3 प्लस E3 अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3 और A1 H2 और H3। ठीक है, इसी तरीके से हमने लिख लिया। अब क्या करें, किसका मान, इसका मान, किसका, डेल A1 H2 H3 का मान कहाँ पुट करने पर, समीकरण 8 में। समीकरण 8 में मान रखने पर रखिए डेल डॉट E1 A1 बाहर रख लिया मैंने, डॉट प्रोडक्ट है तो E1 अपॉन H2 H3 बाहर रखते हुए डॉट लगा लिया। अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आएगा E1 अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 प्लस E2 अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2 A1 H2 H3 प्लस E3 अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3 A1 H2 और H3। अब आपको पता है कि ये डेल E1 H2 H3 डॉट प्रोडक्ट होंगे इन तीनों पदों से। ठीक है, तो E1 डॉट E1 1 होगा, E1 E2 0, E1 डॉट E3 0, तो इन दोनों पदों को लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये वैल्यू 1 हो गई तो क्या आ गया, 1 अपॉन H1 अंदर से, H2 H3 बाहर से, डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 और H3 किसकी वैल्यू है। ओके, इक्वेशन नंबर इसको दे दिया हमने, समीकरण नंबर 9A। इसी प्रकार से किसकी वैल्यू निकाल दूँ, डेल डॉट E2 A2 की क्या आएगी, 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1। अब जैसे कि मैं 2 के लिए ले रहा हूँ तो 2 आ जाएगा, 2 है तो 3 आ जाएगा, 3 और 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही डेल डॉट E3 A3 बराबर 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U3 A3 आ गया तो H1 और H2 आ जाएगा, 9B एंड 9C। यहाँ पे समीकरण नंबर 9A 9B और 9C का जो मान है हम समीकरण नंबर 5 में रखेंगे। ठीक है, आप जब ये डेरिवेशन करने बैठें तो दिमाग को एकाग्रचित करके और सभी चीज़ों को एक बार इवेल्यूट करते हुए, सभी टर्म्स को, जितने पद मैं समीकरणों में बोल रहा हूँ जो मैंने निकाले, एक बार सबको कॉन्जुगेट करके देखने का प्रयास करें। तो समीकरण 9A 9B 9C 9A 9B 9C का मान किस में रखने पर, समीकरण इक्वेशन 5 में पुट करने पर रखने पर, समीकरण 5 क्या है आपको याद है, समीकरण 5 क्या है, 5 है डेल डॉट A इज इक्वल्स टू डेल डॉट E1 A1 प्लस डेल डॉट E2 A2 प्लस डेल डॉट E3 A3। ये रहे तीनों के मान, तीनों के मान ले जाओ और पुट कर दो, क्या आएगा, तीनों से कॉमन आएगी एक स्टेप, क्या, 1 अपॉन
H1 H2 H3। अंदर क्या आ जाएगा, मैंने आपको पहले सदिश की प्रवणता पढ़ी थी तब भी बताया था, याद करने का प्रोसीजर साथ जारी रखें। U1 है तो A1, ठीक है, A1 है तो H2 और H3, ठीक है। अगला पद U2 के लिए बनना है तो घटक A2 लेंगे, अब 2 के बाद में गिनती में 3 आएगा तो H3 और H1। ऐसे ही डेल अपॉन डेल U3 है, U3 है तो A3 लेंगे और H1 और H2 आ गया। यह आ गई आपकी किसकी परिभाषा, डेल डॉट ए का फाइनल पद आ गया। इसको हमने समीकरण नंबर क्या देते, 10, ठीक है। अब डाइवर्जेंस किसमें, वक्र रेखी निर्देश तंत्र में क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 H3 H1 प्लस डेल अपॉन डेल U3 A3 H1 और H2, यही होता है। इक्वेशन नंबर हम इसको क्या देते, 11। तो समीकरण 10 और समीकरण 11 की जब तुलना की जाएगी, हाँ, समीकरण 10 व समीकरण 11 की जब तुलना की जाएगी तो क्या आएगा मित्रों, समीकरण 10 व 11 की तुलना से क्या आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल टू डेल डॉट A आएगा या नहीं आएगा। तो ये हम याद करने बैठे थे, यही हमने प्राप्त कर लिया, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपसे कुछ एक बार बात करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। ग्राफ एजुकेशन एकेडमी निरंतर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर नए सुधारों के साथ में अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लगातार निरंतर रूप से आगे बढ़ा रही है। हम सभी आपके सहयोग की अपेक्षा अवश्य करते हैं, तो निरंतर रूप से इस गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने का जो हम लोगों ने बीड़ा उठा के रखा है, निरंतर 6-7 वर्षों से हम आपके बीच में इस तरीके से चौमुखी परिक्षेत्र में पूरी गुणवत्ता शिक्षा को एक अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी शिक्षकगण अपने बेस्ट देते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप भी निरंतरता से हमारे को सहयोग प्रदान करें, और सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपडेट होगा तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। इसी के साथ आज का ये जो सेशन था यही एंड होता है। कुछ नए टॉपिक के साथ में एक बार दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, बाय।